प्रज्ञावाणी परिवार में आप सभी का स्वागत है। अखंड भारत से ही साकार होगा विश्व शांति का स्वप्न। भूगोल के साथ ही भारत के इतिहास का परिदृश्य भी निराला है। अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की कौन कहे। आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहे जाने वाले यूरोप महाद्वीप का भी इतिहास इतना प्राचीन और विविध नहीं जितना कि अपने देश भारत का है। चीन हालांकि भारत से बड़ा देश है और उसकी भी प्राचीन सभ्यता है, पर चीन के इतिहास में भी इतने रंग और इतने आरोह अवरोह नहीं है जितने कि भारत के इतिहास में है। हड़प्पा की कहानी भारत की प्राचीन सभ्यता के रूप में कही जाती है। इसके महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक विस्तृत होने के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में प्राप्त लिपियां अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, फिर भी इस सारे पश्चिमोत्तर भारत में फैली सभ्यता में समानताएं और भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। राष्ट्र एक शाश्वत अवधारणा है। परतंत्रता से पूर्व पूरी पृथ्वी पर भारत सबसे ज्यादा समृद्ध देश था। जब भारत गुलाम हुआ तब धीरे धीरे देश के टुकड़े होते गए। वर्तमान में भारत का जो चित्र हमें दिखाई देता है वह खंडित भारत का है। हम मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्व के भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो भारत एक ऐसा राष्ट्र दिखाई देगा जो विश्व का मार्गदर्शन करता रहा था। आज हमें उस कालखंड का इतिहास दिखाई नहीं देता। आज हमारा भारत फिर से अगर अखंड बन जाएगा तो समस्त विश्व के अंदर शांति की स्थापना की जा सकती है। पाकिस्तान व बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास सर्वविदित है, पर हमें यह भी जानना चाहिए कि सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में वह 24वां विभाजन था। प्राचीन समय में जम्बूद्वीप, जिसे आज एशिया द्वीप कहते हैं, तथा इंदु सरोवर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं, कि हम निवासी हैं। इस जम्बूद्वीप एशिया के लगभग मध्य में हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी सागर माथा है, गौरी शंकर है, जिसे सन 1835 में अंग्रेज शासकों ने एवरेस्ट नाम देकर इसकी प्राचीनता व पहचान को बदलकर रख दिया था। हम पृथ्वी पर जिस भूभाग अर्थात राष्ट्र के निवासी हैं, उस भूभाग का वर्णन अग्नि, वायु एवं विष्णु पुराण में लगभग समानार्थी श्लोक के रूप में हुआ है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात हिंद महासागर के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और वहां के समाज को भारतीय के नाम से पहचानते हैं। बृहस्पति आगम में इसके लिए निम्न श्लोक उपलब्ध हैं। हिमालयम समारंभ्य यावद इंदु सरोवरम तन देव निर्मित देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक देव पुरुषों द्वारा निर्मित इस भूभाग को हिंदुस्तान कहते हैं। अपने समाज में एक परंपरा के अनुसार संकल्प लेते समय यह शब्द प्रयोग करते हैं। जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारतवर्ष, जो भारतीय भूभाग से संबद्ध है। यह प्राचीन भारत की चर्चा है, परंतु वर्तमान से 3000 वर्ष पूर्व तक भारत की चर्चा में आता है कि पिछले 2500 वर्ष में जो भी आक्रांता यूनानी, रोमन, ग्रीक, यवन, हुण, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल व अंग्रेज आदि आए, इन सब का विश्व के सभी इतिहासकारों ने वर्णन किया, परंतु सभी पुस्तकों में यह प्राप्त होता है कि आक्रांताओं ने भारतवर्ष
हिंदुस्तान पर आक्रमण किया है। संभवतः ही कोई पुस्तक ग्रंथ होगी जिसमें यह वर्णन मिलता हो कि इन आक्रमणकारियों अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, सिंहल द्वीप, नेपाल, तिब्बत, त्रिविष्टप, भूटान, पाकिस्तान, मालद्वीप या बांग्लादेश पर आक्रमण किया। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये भूप्रदेश कब, कैसे गुलाम हुए और स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान व बांग्लादेश के निर्माण का इतिहास सभी जानते हैं। शेष इतिहास चर्चित नहीं है। सन 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 वर्षों में 24वां विभाजन है। अंग्रेजों का 350 वर्ष पूर्व के लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापारी बनकर भारत आना, फिर धीरे धीरे शासक बनना और इसके पश्चात सन 1857 से 1947 तक उनके द्वारा किया गया भारत का विभाजन दुखद है। अफगानिस्तान को 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि कर अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देश को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। वहीं पृथ्वी नारायण शाह ने मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर नेपाल नाम से एक राज्य का संगठन किया। उसको अंग्रेजों ने विचार पूर्वक सन 1904 में वर्तमान बिहार के स्थित सुगौली नामक स्थान पर उस समय के पहाड़ी राजाओं से संधि कर भारत का दूसरा विभाजन करा दिया। वहीं सन 1906 में सिक्किम व भूटान, जो कि वैदिक बौद्ध मान्यताओं के मिले जुले समाज के छोटे भूभाग थे, इन्हें अलग कर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए रेजिडेंट को रखकर भारत को विभाजित कर दिया। सन 1914 में तिब्बत को केवल एक पार्टी मानते हुए चीनी साम्राज्यवादी सरकार व भारत के काफी बड़े भूभाग पर कब्जा जमाए अंग्रेज शासकों के बीच एक समझौता हुआ। भारत और चीन के बीच तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में मान्यता देते हुए हिमालय को विभाजित करने के लिए मैकमोहन रेखा निर्माण करने का निर्णय हुआ। सन 1937 में म्यांमार व सन 1939 में श्रीलंका को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। म्यांमार व श्रीलंका का अलग अस्तित्व प्रदान करते ही मतांतरण का पूरा ताना बाना जो पहले तैयार था, उसे अधिक विस्तार व सुदृढ़ता भी इन देशों में प्रदान की गई। म्यांमार के अनेक स्थान, विशेष रूप से रंगून का अंग्रेजों द्वारा देशभक्त भारतीयों को काले पानी की सजा देने के लिए जेल के रूप में भी उपयोग होता रहा। आज भले ही हम राजनीतिक रूप से खंड खंड हो गए हों, पर सांस्कृतिक रूप से एक अखंड राष्ट्र ही हैं। राज्य राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है। भारत भले ही विभाजित हुआ हो, पर सांस्कृतिक रूप में हम उसे सदैव जीते हैं। और आज जब हम अपने मन में अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो पहले हम सांस्कृतिक रूप से एक होंगे और बाद में राजनीतिक रूप से। दिन के बाद रात होना जैसे स्वाभाविक है, वैसे ही भारत का पुनः अखंड होना भी उसकी नियति है। विश्व में अनेक उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम भारत को पुनः अखंड बनाने के विषय में सोच सकते हैं, चाहे वो बर्लिन की दीवार को तोड़कर पुनः पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी के एक होने का विषय हो, या इजराइल के रूप में यहूदियों को सैकड़ों वर्ष बाद अपने देश का मिलना। इस प्रकार अखंड भारत से ही साकार होगा विश्व शांति का स्वप्न। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को शेयर करें। अपना वैल्यूएबल सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। धन्यवाद।